Hello and welcome back to UPSC Akhada. It is inherent in the belief system of Muslim religion that when a person dies, all their deeds end except three. First is continuing charity, second is beneficial knowledge, and third is a child who prays for them. Today we will discuss about the first, the continuing charity. In Arabic it is known as waqf. We will discuss about India's Waqf Board and the controversies related to the recently proposed bill by Government of India in the Parliament, Waqf Amendment Bill 2024. तो सबसे पहले हम जानेंगे वक्फ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ वक्फ बोर्ड। इस चैरिटी से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड को लेके उनके मेंबर्स को, मुतवलीस, इन सब का पहले हम देखेंगे एक ओवरऑल चार्ट कि किस तरह से पूरा सिस्टम इंडिया में काम करता आया है। उसके बाद हम देखेंगे 1995 का जो एक्ट था, वक्फ एक्ट 1995, वो क्या था और क्या अमेंडमेंट इसके अंदर प्रपोज किए गए हैं 2024 बिल में, क्या उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज हैं, जो इसका फेवर कर रहे हैं उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो इसके अगेंस्ट में है उनका क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक, व्हाट इज वक्फ। What is waqf? It is an Arabic word which means permanent dedication by any person. Permanent dedication by any person, primarily Muslim, of any movable or immovable property for any purpose which is pious, religious and charitable in Muslim religious laws. It may be used for mosque, Eidgah, Imambara, Khangah, Peer Khana, Maqbara, Qabristan, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर। इसके इसके कई सारे यूजेस हो सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। वक्फ जो भी करता है उसके बाद से उस पर्सन का, जिसे कहेंगे वाकिफ, उस प्रॉपर्टी से कोई संबंध या नाता नहीं रहता है। दिस प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड टू गॉड, गिफ्टेड इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ अल्लाह। इसके बाद ये प्रॉपर्टी केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी या अदर कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए काम में ली जा सकती है। परपीचुअल सक्सेशन इसका होगा, ना इसे बेच सकते हैं, ना इसे खरीद सकते हैं, ना किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। ये ट्रेडिशन मुस्लिम्स के अंदर बहुत पहले से है। हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में बाबर जब आया था इंडिया में, तब से ये ट्रेडिशन, वक्फ का ट्रेडिशन इंडिया में है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में, तो जहाँ भी मुस्लिम रूलर रहे ये वक्फ का ट्रेडिशन रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम भी ये ट्रेडिशन था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में कुछ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि क्यों ना इस पूरे सिस्टम को रेगुलराइज किया जाए। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आई, वक्फ एक्ट 1923, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, जिसे अभी रिपील करने के बारे में भी बात हुई थी पार्लियामेंट में, क्योंकि अभी यूज़ में नहीं है। इस एक्ट से कुछ रेगुलराइजेशन इसका हुआ। वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे कौन कंट्रोल करेगा, उसके लिए एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड के अंदर कौन मेंबर होंगे, किस तरह से यूज़ होगा, कितनी इनकी इनकम है, कैसे ऑडिट होगा, ये सब बातें यहाँ पे की गई। उसके बाद 1947 में होता है पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम में जितने भी मुस्लिम लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और उनकी जितनी भी ज़मीनें थी यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड को दे दी। और पार्टीशन के बाद, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1954 के अंदर एक एक्ट बनाया, वक्फ एक्ट 1954। इसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इस एक्ट के अंदर आए 1995 के अंदर, अंडर द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट। वक्फ
1995। इसके बाद 2013 के अंदर इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए और अभी जो बिल आया है वो इस 1995 जो एक्ट है उसके अंदर करीब 40 अमेंडमेंट्स करने की बात करता है, ये प्रपोजल है। तो ये होगा 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि जो वक्फ एक्ट 1995 है इसके अंदर क्या प्रोविज़न थे, फिर हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और तब हमें समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड जो अगेंस्ट और फोर में आर्गुमेंट हैं उनके पीछे उनके पास क्या लॉजिक है, क्या उनके पास डेटा है, साइंटिफिक डेटा है या सोशल डेटा है बताने के लिए कि वो अपनी बात जो रख रहे हैं वो सही है। इससे रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सीज आपने सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, पार्लियामेंट की डिबेट्स में, आउटसाइड पार्लियामेंट, वेरियस माइनॉरिटीज़, इनसे सुना होगा। आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल्स से जुड़ा हुआ है, जैसे आर्टिकल 14, 25, 26, माइनॉरिटी राइट्स, सेकुलरिज्म, देन बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 के अंदर क्या ऐसे प्रोविज़न थे जिन्हें चेंज करने की बात की गई, और उससे भी पहले हम थोड़ा सेटअप समझ लेते हैं कि ये वक्फ सिस्टम इंडिया में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन की ज़मीन है 1 बीघा और ये एक मुस्लिम पर्सन है जो चाहते हैं कि चैरिटेबल पर्पस के लिए ये अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा या पूरी ज़मीन डोनेट कर दें इन द नेम ऑफ गॉड, परपीचुअल सक्सेशन। अब इनका इनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा जैसे ये वक्फ कर देंगे ज़मीन को, और जो ये ज़मीन है जिसे वक्फ किया जाएगा उसे कहेंगे औक़्फ़, AUQAF। इनका नाम होगा वाकिफ़, और ये जो काम है जो इन्होंने किया है इसे कहेंगे वक्फ, और ये लिखा जाएगा एक वक्फ डीड में, वक्फ डीड। अब आप समझ पा रहे हैं ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं इनका मतलब आप अभी यहीं समझ लीजिए, ताकि हम जब कंपेयर करेंगे 1995 के एक्ट को और अभी जो बिल में प्रोपोज्ड अमेंडमेंट है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या बात चल रही है। तो मैं फिर बता दे रहा हूँ, वक्फ इज़ अ परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड पायस, रिलीजियस एंड चैरिटेबल बाय मुस्लिम लॉज। और ये किसी भी काम में आ सकती है। वक्फ डीड क्या है? वक्फ डीड इज़ एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच वक्फ हैज़ बीन क्रिएटेड। ठीक है, अब ये 1995 का जो एक्ट था उसके अंदर प्रोविज़न है कि एक वक्फ बोर्ड होगा। वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होंगे और इसके CEO होंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है और इसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे। ठीक है, अभी जितनी भी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास गई हैं वक्फ डीड के थ्रू, अब इनका टाइम टू टाइम सर्वे होगा, और ये सर्वे करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एंड सर्वे कमिश्नर। क्या करेंगे? ये एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करेंगे जो इन सारी प्रॉपर्टीज का सर्वे करेगा। सर्वे कमिश्नर ऑफ औक़्फ़, सर्वे कमिश्नर ऑफ औक़्फ़ मतलब सारी प्रॉपर्टीज का शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसकी? 1995 एक्ट की। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट शैल मेंटेन ए लिस्ट ऑफ ऑल औक़्फ़, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस पर्टिकुलर बोर्ड के पास हैं उन सारी प्रॉपर्टीज़ की एक लिस्ट मेंटेन करेगा। सर्वे कमिश्नर आफ्टर इंक्वायरी सबमिट टू स्टेट गवर्नमेंट, इंक्वायरी के बाद स्टेट गवर्नमेंट को ये सबमिट करेंगे। नेम ऑफ औक़्फ़ सिया की है या सुन्नी की है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी ग्रॉस इनकम क्या है, लैंड रेवेन्यू या सेस या टैक्स कितना दिया जा रहा है। और ये सर्वे कमिश्नर है, इनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होंगी। सिविल कोर्ट्स की पावर का मतलब ये हुआ, हमारा जो CRPC उसके अंदर मेंशन है कि ये किसी भी डॉक्यूमेंट को समन कर सकते हैं, किसी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी डेटा मंगवा सकते हैं। स्टेट शैल पब्लिश दैट इन ऑफिशियल गैजेट। जैसे ही लिस्ट पूरी होगी
तो स्टेट क्या करेगा, इसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने के बाद ये जाएगा रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को, साथ ही रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी इसे अपडेट कर देंगे अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में। उसके बाद फाइनल होगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसकी है, वक्फ बोर्ड की है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं आगे एक और अथॉरिटी के बारे में जिसका नाम है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ठीक है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल शैल बी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बनाएगी। इट इज टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे और वक्फ बोर्ड को एडवाइस देंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड है, मतलब हर स्टेट में है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में है 32 वक्फ बोर्ड हैं अभी, और एक सेंट्रल काउंसिल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट किया है एज पर 1995 एक्ट, वक्फ एक्ट। इनका काम ये होगा, सेंट्रल वक्फ जो काउंसिल है वो ये देखेंगे कि जो जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उनका ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो। ये डायरेक्शन इशू करेंगे वक्फ बोर्ड को, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो। इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल का एक कंपोजिशन है, वो हम बाद में देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन मेंबर हैं। इन मेंबर्स से लेके भी कुछ विवाद था जिसे चेंज किया गया, प्रपोज किया गया चेंज करने के लिए बिल ऑफ 2024। अब ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है या जो वक्फ बोर्ड है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ का, इनके सारे फाइनेंसेस का ऑडिट होता है, ठीक है। काउंसिल मेंटेन्स इट्स अकाउंट्स, अकाउंट ऑडिटेड बाय सच ऑडिटर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे बोलेगी उसके थ्रू ये क्या होंगे, ऑडिट किए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीईओ साहब की। ये सीईओ कौन है? सीईओ होंगे फुल टाइम, 1995 एक्ट के तहत ये होंगे मुस्लिम, स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करेगी। इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ अकफ एंड वकफ, कॉलिंग रिपोर्ट फ्रॉम मुतावलीस एंड इंस्पेक्ट मुतावलीस। तो अब ये नया नाम आया है मुतावलीस। ये कौन होते हैं? देखिए, इस पर्सन ने अपनी 1 बीघा ज़मीन वक्फ कर दी थी, अभी क्या है, इट इज़ एन अकफ इन वक्फ बोर्ड। अब इसको मैनेज करने के लिए, इस पर्टिकुलर ज़मीन को मैनेज करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो एक बोर्ड है जिसके अंदर चेयरमैन है, सीईओ है, उसके पास तो पूरे स्टेट का सुपरविज़न है। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के सुपरविज़न के लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम है मुतवली, ठीक है। मुतवली एक तरह से मैनेजर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं पूरे सिस्टम को। दे कैरी आउट द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ने जो डायरेक्शन दी है उसको कैरी आउट करना, टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। तो अभी तक आप समझ पा रहे हैं कि इतनी सारी बातें इसके अंदर हो गई हैं। क्या, फिर से रिपीट कर दूं, वक्फ बोर्ड है, सर्वे कमिश्नर हैं, स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, ऑफिशियल गैजेट में आएगा ये, ठीक है। इसके अलावा अब फाइनली हमारी जो चीज़ बचती है वो ये है कि जब अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया गया है, वक्फ बोर्ड के पास वो चली गई है और उसके बाद उसमें कुछ डिस्प्यूट आ जाए तो क्या होगा, तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, ठीक है। इस ट्रिब्यूनल के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। ये स्पेसिफिकली वक्फ रिलेटेड मैटर्स को सुनता है। इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। एग्रीड पर्सन जा सकता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अपने पास किसी मामले को मंगवा सकता है, बट 1995 के एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा। ये कैसे हो सकता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जो वक्फ की जिसने भी की है, ये इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी इसने किसी और के नाम नहीं कर दी हो, ये चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। वक्फ करना कोई कंपलसरी नहीं है, ये अपनी इच्छा से, अपनी डिस्क्रिशन से किया जाता है। और ऐसे में अगर किसी की ज़मीन पड़ी हुई है मान लो, और उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये हमारी ज़मीन है,
तो इसका मतलब वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उस पर्सन ने वक्फ नहीं की, बट वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि हमारी है। ऐसे केसेस जाते हैं ट्रिब्यूनल में और ये ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होता है। इसकी भी अपनी कंपोजिशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ पूरा ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं कि 1995 के एक्ट में क्या था और 2024 बिल के अंदर क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। अब जब हम शुरू करेंगे तो ये सारी बातें आने वाली हैं। वक्फ बोर्ड भी आएगा, मुतवलीज भी आएंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी आएगा, ट्रिब्यूनल्स की पावर भी आएंगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, सर्वे कमिश्नर कौन होगा, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। अभी तक केवल मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला चेंज क्या आया? टाइटल ऑफ एक्ट। जो एक्ट था वो पहले था, ये नीचे लिखा हुआ 1995 और ये लिखा रहेगा 2024 बिल। ये एक्ट, पहले एक्ट का नाम था वक्फ एक्ट 1995। अब इस एक्ट का नाम चेंज कर दिया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट 1995। काफ़ी ब्रॉड टर्म्स इसके अंदर यूज़ की गई है। इसका रीज़न ये है कि सरकार का कहना है कि 1995 के अंदर जो एक्ट है उसके अंदर बहुत सारी पावर्स वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी, जिसकी वजह से इसका मिसयूज़ किया गया। वक्फ बोर्ड के अंदर एफिशिएंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसे जिस पर्पस के लिए बनाया गया था कि मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है, जो पर्सन है मुस्लिम कम्युनिटी के ही, उनकी हेल्प के लिए वक्फ बोर्ड है, उनके चैरिटेबल पर्पस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम आने के लिए वक्फ बोर्ड है। कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को डोनेट करता है तो वो इसलिए करता है ताकि कम्युनिटी के अंदर कुछ सुधार हो सके, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसलिए पहली बात तो इसके टाइटल में ही चेंज किया जाएगा। दूसरा चेंज, न्यू कैटेगरी ऑफ वक्फ। 1995 का जो एक्ट था उसके अंदर शिया और सुन्नी बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की बात की गई थी। अब ये दो तरह के और बोर्ड बन सकते हैं, मतलब ये इंक्लूसिव है, इनको भी इंक्लूड किया गया कि आप भी वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वक्फ के बारे में। 1995 एक्ट के अंदर क्या था? एक्ट अलाउड वक्फ टू बी फॉर्म्ड बाय डिक्लेरेशन, अपनी डिक्लेरेशन से वक्फ बना सकते हैं। रिकग्निशन बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म यूज़, ये काफ़ी डिस्प्यूट का मुद्दा रहा है। वक्फ बाय यूज़र, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से किसी मुस्लिम रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है तो उसे ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड को दे दिया जाएगा, उसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंडोमेंट व्हेन द लाइन ऑफ सक्सेशन एंड्स, और तीसरा तरीका वक्फ था वक्फ अलल औलाद, मतलब कोई पर्सन अपने बेटे बेटी या अपने पोते पोती उनके फ़ायदे के लिए अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है तो वो भी एक प्रोविज़न था। अब इस बिल के अंदर क्या चेंज आया? द बिल स्टेट्स दैट ओनली ए पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years मे डिक्लेयर ए वक्फ। अब ये जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर एक प्रोवाइजो लगा दिया कि पिछले 5 साल से आप मुस्लिम धर्म को मानते हो, प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी का वक्फ कर सकते हैं। और असाउद्दीन ओवैसी साहब ने इसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस अपने बताए पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर कल ही किसी ने, एक दिन पहले ही किसी ने कोई कन्वर्ट हो गया हो इस्लाम के अंदर तो क्या वो वक्फ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा जो आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन में, टू प्रैक्टिस रिलीजन, उसका वायलेशन हो रहा है। इट क्लैरिफाइज दैट द पर्सन मस्ट ओन द प्रॉपर्टी बीइंग डिक्लेयर्ड। ओनर ही होना चाहिए, बिना ओनर के कोई किसी और की प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता। इट रिमूव्स वक्फ बाय यूज़र, ये जो मैंने बताया वक्फ बाय यूज़र, इसको रिमूव कर दिया। अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से ही बताना पड़ेगा आपको, लॉन्ग टर्म यूज़ से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी पर्सन ने वक्फ की थी, इसलिए वक्फ बोर्ड की है। इट ऑल्सो एड्स दैट वक्फ अलल औलाद मस्ट नॉट रिजल्ट इन डिनायल ऑफ इनहेरिटेंट राइट टू द डोनर हेयर इंक्लूडिंग वुमन हेयर्स। इसका मतलब सिंपली ये है कि कोई पर्सन अगर चाहे अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना
तो वो तभी कर सकता है जब उसकी वाइफ और उसके जो बच्चे हैं उनके लीगल राइट्स वायलेट ना हो, उन्हें प्रॉपर्टी से डिप्राइव ना किया गया हो। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ कर दे, तो इसका मतलब उनके बच्चे क्या खाएंगे फिर। तो ये कंडीशन साथ में लग गई है। अब इससे क्या हुआ, थोड़ा सा एम्पावरमेंट वुमेन का भी हुआ, इंक्लूसिव भी हुआ कि आप पूरा कंसेंट के साथ में ये करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वे ऑफ वक्फ, मैंने आपको बताया था सर्वे होता है। 1995 में क्या था, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट ए स्टेट सर्वे कमिश्नर। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा आप। स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल गेंस के लिए भी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को फेवर कर सकती है, सर्वे कमिश्नर बना सकती है। एज मैनी एडिशनल एंड असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर ऑफ अकफ एज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ए सर्वे इन द स्टेट। अब इस बिल के अंदर चेंज कर दिया गया, दिस पावर हैज बीन ट्रांसफर टू द कलेक्टर, और इसका भी काफी विरोध हो रहा है कि अब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कलेक्टर हैं ऑलरेडी वो सर्वे करेंगे जमीन का। और मैंने बताया आपको कि जो सर्वेयर है इसका काम क्या होता है, सर्वेयर का काम ये देखना होता है कि इनका ऑब्जेक्ट क्या था, इनका स्टेटस क्या है, कितना लैंड रेवेन्यू जा रहा है, कितना सेस जा रहा है, टैक्स पेबल क्या है, जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी उसी के लिए यूज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सिया का है, सुन्नी का है। तो ये सब चीज़ें अब स्टेट के अंदर जो कलेक्टर्स हैं वो करेंगे, ये पावर इनको ट्रांसफ़र कर दी गई है। और इसका भी काफ़ी विरोध हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब को कौन सी पर्सियन आती है, हमारे पास जो ज़मीनें हैं वक़्फ़ की वो तो बहुत पुरानी है, पर्शियन में है, उर्दू में है, अरेबिक में है, तो कलेक्टर साहब पढ़ेंगे कैसे। और इसमें यह भी बताया गया कि एवरी वक्फ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द कलेक्टर, ये रजिस्टर होंगी ही कलेक्टर के साथ में, तभी आप उसे आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोविज़न का काफ़ी विरोध हो रहा है। देन फाइलिंग डिटेल्स ऑफ वक्फ एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो भी वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी गई है वो सारी शेल फाइल द डिटेल्स ऑफ वक्फ एंड द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू द वक्फ ऑन द पोर्टल एंड डेटाबेस। अब ये पूरा ऑनलाइन पूरा आप देख पाएंगे। इट शुड बी डन विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब भी ये एक्ट होगा उसके 6 महीने के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी पुरानी सालों साल से चली आ रही हैं, उन सबको आप ऑनलाइन फाइल करेंगे, जिससे कोई भी इस पूरे सिस्टम को देख सके कि चल क्या रहा है। इस तरह का कोई टाइम फ्रेम नहीं था पुराने एक्ट में। कुछ पोर्टल पे अपडेट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। इस तरह का एक वामसी नाम से प्रोजेक्ट है। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अपलोड करने के लिए आप देख सकते हैं जाके wamsi.nic.in के ऊपर भी। ठीक है, तो इस पे ये प्रोसेस कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए पहले से चल रहा है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, ये भी प्रोविज़न काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ। एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर दिस कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वक्फ प्रॉपर्टी। राज्य सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी जिसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है, चाहे 2024 का एक्ट पास होने के बाद या पहले, वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होंगी, वो स्टेट गवर्नमेंट को वापस चली जाएंगी। और इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है, अगेन एम्पावर्ड द कलेक्टर। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर एनी सच प्रॉपर्टी इज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इट शैल बी रेफर टू द कलेक्टर जो भी जुरिस्डिक्शन में है, एंड सच इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट एंड डिटरमाइन वेदर सच प्रॉपर्टी इज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और नॉट, एंड सबमिट हिज रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये भी मामला किसके पास चला गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। ड्यूटीज रिगार्डिंग अकफ, डिस्प्यूट रिगार्डिंग अकफ, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, सूट शैल बी एंटरटेन बाय द ट्रिब्यूनल फॉर ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया आपको कि सर्वे कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में लिस्ट पब्लिश करेगी, उस लिस्ट में अगर किसी को लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी वक्फ में चली गई है, तो आप पहले क्या कर सकते थे 1995 के एक्ट के अकॉर्डिंग, विद इन 1 year ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद अगर आप गए तो ट्रिब्यूनल आपकी बात नहीं सुनेगा। अब इस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया, अब इसे 2 साल कर दिया गया कि 2 साल के अंदर भी अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में। सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल मैंने आपको बताया जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस के लिए
वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन देने के लिए और ओवरऑल सुपरविजन, मतलब थ्रू आउट इंडिया जितने 32 वक्फ बोर्ड हैं उनको डायरेक्ट करने के लिए, उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको एडवाइज करने के लिए। और इसका पर्पस क्या है? ड्यू प्रोसेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो बात है वो 1995 के एक्ट में और 2024 के बिल में क्या चेंज है? द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट establish a council to be called as central waqf council for the purpose of advising central government, state government and board। ये पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कंपोजिशन क्या होगी, इसके अंदर होगा कौन, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले देख लो 1995 एक्ट में क्या बात थी। इसके अंदर था यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ वक्फ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, जो यूनियन माइनॉरिटीज मिनिस्टर हैं। देन कौन कौन मेंबर होंगे? द फॉलोइंग मेंबर्स। तो पहले तो होंगे चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो, फिर होंगे मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग्स मुस्लिम्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो मेंबर होंगे वो मुस्लिम्स में से होंगे, नेमली 3% टू रिप्रेजेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑल इंडिया कैरेक्टर, 4% ऑफ नेशनल एमिनेंस, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसमें से फ्रॉम हाउस ऑफ पीपल एंड 1 फ्रॉम काउंसिल ऑफ स्टेट्स, चेयरपर्सन ऑफ 3 बोर्ड्स, जितने 32 बोर्ड मैंने बताया उसमें से 3 बोर्ड के चेयरपर्सन इसमें शामिल होंगे, 2% हु हैव बीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस, 1 पर्सन टू बी रिप्रेजेंटेटिव बाय मुतावलीज। अब आपको याद आ रहा होगा मुतावलीज कौन है? एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी ज़मीन वक्फ कर दी तो उसको मैनेज करने के लिए मुतावली अपॉइंट करते हैं। वो मुतावली उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी बात है वो वक्फ बोर्ड को बताएगा। हैविंग ए ग्रोस एनुअल इनकम वो 5 लाख रुपीज एंड मोर, 3% हु आर एमिनेंट स्कॉलर इन मुस्लिम लॉज। तो ये सारा मामला सेंट्रल वक्फ काउंसिल से रिलेटेड है, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द मेंबर अपॉइंटेड शैल बी वुमेन। अब यहाँ पे वर्ड है एटलीस्ट, बट ऐसा होता नहीं है, वुमेन मेंबर इसमें देखी नहीं गई है। अब इसके अंदर क्या चेंजेस आया? पहली बात तो वही यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज, ये चेयरपर्सन है। 3 members of parliament whom 2 shall be from the house of people, 1 from the council, following member to be appointed by central government amongst Muslims। अब आप देख लीजिए ये जो मेंबर हैं केवल ये मुस्लिम्स में से होंगे, इनमें कोई कंडीशन नहीं है, नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। 3% टू रिप्रेजेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले वाला जैसा है, 3 बोर्ड्स, 1% मुतावलीज, 3% एमिनेंट स्कॉलर मुस्लिम लॉज। अब इसके बाद 2% सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, 1 एडवोकेट, 4% ऑफ नेशनल एमिनेंस, एडिशनल सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीलिंग विद वक्फ मैटर इन यूनियन मिनिस्ट्री। इसके अंदर ये बताया गया प्रोवाइडेड दैट 2 ऑफ द मेंबर अपॉइंटेड शैल बी वुमेन। शैल बी यहाँ पे एटलीस्ट नहीं है, शैल बी होनी चाहिए। फर्दर प्रोवाइडेड 2 मेंबर अपॉइंटेड शैल बी नॉन मुस्लिम। अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन है कि नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन भी है कि 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होने ही चाहिए। पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था। जहाँ पे लिखा होता है 1% तो वहाँ मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, बट जनरली मुस्लिम ही होता था। बट अब यहाँ पे कंडीशन है कि 2 नॉन मुस्लिम, 2 वुमेन होनी ही चाहिए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड कैसे बनेंगे? विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट ऑन इन दिस बिहाफ देयर शैल बी एस्टेब्लिश ए वक्फ बोर्ड इन सच नेम एज स्पेसिफाइड इन द गवर्नमेंट। मैंने शुरुआत में बताया कि जो भी वक्फ करता है वो सारी प्रॉपर्टी किसको जाती है? वक्फ बोर्ड को। 32 वक्फ बोर्ड हैं, ये बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। ये पहले भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी, अब भी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, कोई चेंज नहीं। बट चेंज कहाँ है? वक्फ बोर्ड की कंपोजिशन में। आपने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कंपोजिशन देख ली, अब कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट के अंदर क्या था? एक चेयरपर्सन होंगे, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, मुस्लिम मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मुस्लिम मेंबर ऑफ बार काउंसिल, 1 पर्सन फ्रॉम अमंग मुस्लिम्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो जैसे टाउन प्लानिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में एक्सेट्रा, 1 पर्सन ईच फ्रॉम मुस्लिम्स, 1 पर्सन फ्रॉम मुस्लिम्स। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको दिख रहा था कि लगभग यहाँ पे मुस्लिम मेंबर्स ही होते थे 1995 के अकॉर्डिंग। अभी भी वही चल रहा है तो वो होते ही है। अब इसमें चेंज क्या आया? 2024 बिल के अकॉर्डिंग एक चेयरपर्सन होंगे, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, 1 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे जो मुस्लिम वर्ड था वो हटा दिया, तो ये नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं और मुस्लिम भी हो सकते हैं। फॉलोइंग मेंबर बिलोंगिंग टू मुस्लिम कम्युनिटी, 1 मुतावली,
1 एमिनेंट स्कॉलर, 2 और मोर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी, और पंचायती राज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। 2 पर्सन हु हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो यहाँ भी मुस्लिम वर्ड हटा दिया गया, केवल ये ही मुस्लिम मेंबर्स हो सकते हैं, कंपल्सरीली ये मुस्लिम मेंबर होंगे। इनमें ऑप्शन है कि नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। इन बिजनेस मैनेजमेंट सोशल वर्क, 1 ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, 1 मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट। अब देखो पीछे मैं दिखाऊँ आपको, अब बार काउंसिल की जब बात आती है तो यहाँ लिखा था मुस्लिम मेंबर ऑफ बार काउंसिल, अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लिखा है केवल बार काउंसिल। तो ये डिफरेंस इसमें किया गया। इसी के साथ क्या और प्रोविजन किए गए कंपोजिशन को लेके, प्रोवाइडेड दैट 2 मेंबर ऑफ बोर्ड अपॉइंटेड शैल बी वुमेन, 2 वुमेन होंगी ही। फर्दर प्रोवाइडेड 2 ऑफ द टोटल मेंबर शैल बी नॉन मुस्लिम, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1 member from Shia, Sunni, other backward caste Muslim communities, provided that 1 member from each from बोहरा और आगा खानी कम्युनिटी, जो मैंने बताया आपकी नए बोर्ड बनाने की इजाज़त इसमें दी गई है, shall be nominated in the board in case they are functional occuf in the state or union territory। तो इसे ब्रॉड बेस्ड बना दिया गया, इसके अंदर और कम्युनिटीज़ के मेंबर भी आ सकते हैं, और इसी बात का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैंने आपको बताया था वक्फ बोर्ड के अंदर एक चेयरमैन होते हैं, एक CEO होते हैं, फुल टाइम है ये, हु शैल बी ए मुस्लिम, ये 1995 एक्ट के अंदर था कि हु शैल बी ए मुस्लिम एंड शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ए पैनल ऑफ 2 नेम्स सजेस्टेड बाय द बोर्ड, हु शैल नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे नहीं हो सकते, और ये मुस्लिम मेंबर होंगे। और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मुस्लिम ऑफिसर, अगर ऐसे ऑफिसर नहीं है तो मुस्लिम ऑफिसर ऑफ इक्वलेंट रैंक में बी अपॉइंटेड ऑन डेप्यूटेशन। अब इसके अंदर क्या चेंज कर दिया गया, there shall be a full-time chief executive officer of the board to be appointed by the state government and who shall not below rank of joint secretary। यहाँ मुस्लिम वर्ड नहीं है, तो यहाँ भी अब ऑप्शन है कि कोई भी जा सकता है। अब यहाँ क्लियरली ये भी नहीं लिखा कि he shall be नॉन मुस्लिम, बट यहाँ ये है कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बात है वो ये थी दैट 1995 के एक्ट के अंदर, इसे गौर से पढ़ना आप, यही है सारा मुद्दा जो आपने कई बार सुना होगा कि वक्फ बोर्ड अगर किसी को कह दे कि वो प्रॉपर्टी उसकी है तो उसे नहीं लिया जा सकता वापस, उसके खिलाफ में कुछ नहीं हो सकता। ये सुनो, द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव। ये लाइन बहुत सुनने को मिलेगी आपको, क्योंकि ये बिल जेपीसी को चला गया, काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इसमें और बहसें होंगी, बहुत ज़्यादा बातें होने वाली। रीजन टू बिलीव टू बी वक्फ प्रॉपर्टी, उसको लगता है ऐसा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। और क्यों लगता है ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि ये मुगल टाइम में ही किसी ने वक्फ कर दी होगी, या उसके बाद आज़ादी से पहले किसी ने वक्फ कर दी होगी। और अभी जो पर्सन रह रहा है ये कह सकता है कि मैं 100 साल से इस पर रह रहा हूँ, बट 100 साल पहले तो ये वक्फ थी ना। रीजन टू बिलीव टू बी वक्फ प्रॉपर्टी, एंड इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट, वेदर ए वक्फ इज शिया और सुन्नी, it may after making such inquiry as it may deem fit decide the question। तो यहाँ पे जो एग्रीव्ड पार्टी है, अफेक्टेड पार्टी है, उसका कोई रोल नहीं है। वक्फ बोर्ड ये कह सकता है कि तमिलनाडु में एक गांव है पूरा वक्फ है, किसी ने वक्फ किया था, उसके अंदर बाद में पता लगा कि 1400 साल पुराना एक मंदिर भी है चोला एम्पायर का। तो ऐसे खूब सारे केसेस आ रहे हैं। लखनऊ के अंदर भी काफ़ी ऐसा, मतलब बहुत लिटिगेशन कोर्ट्स के अंदर है। वक्फ बोर्ड के पास टोटल अभी 8 लाख से ज़्यादा एस्टेट हैं। 2009 के बाद से इनकी प्रॉपर्टी डबल हो गई है, ठीक है। तो इस बात का बड़ा विरोध हो रहा था कि ये वक्फ बोर्ड का खुद का इतना डिस्क्रिशन 1995 के एक्ट में दिया गया है कि ये जिसे कह देंगे ये हमारी प्रॉपर्टी है, देन उसके ऊपर क्वेश्चन भी खुद ही डिसाइड करेंगे। और उसके बाद सुनो, द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑन द क्वेश्चन शैल बी फाइनल अनलेस रिवोक्ड और मॉडिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल। ये जो उन्होंने डिसाइड किया है, अगर ट्रिब्यूनल ने, जो कि वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसने मॉडिफाई और रिवोक नहीं किया तो इनका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। अब इस बिल के अंदर क्या है, इस पूरे प्रोविजन को ही ओमिट कर दिया, इसको हटा दिया, इस प्रोविजन को रिमूव कर दिया। अब वक्फ बोर्ड का डिस्क्रिशन नहीं है कि वो कह दे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, और उन्होंने जो क्वेश्चन फाइनल किया है वही होगा अगर ट्रिब्यूनल उसे रिवोक या मॉडिफाई नहीं करता है तो। अब चलते हैं ट्रिब्यूनल के ऊपर।
कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल इन 1995 एक्ट, इसमें कंपोजिशन क्या थी? वन पर्सन हु शैल बी ए मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस होल्डिंग ए रैंक नॉट बिलो दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हु शैल बी द चेयरमैन. वन पर्सन shall be an officer from the state civil services and one person having knowledge of Muslim laws and jurisprudence, ये इनके मेंबर होंगे. अब ये मुस्लिम लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखो, जहाँ शैल भी ना लिखा हो ना कि ये मुस्लिम ही होंगे, तो कोई भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम लॉ के बारे में ज़्यादा जानता हो. देन यहाँ तक ठीक है. द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू द एप्लीकेशन एंड इट शैल हैव फोर्स ऑफ ए डिक्री मेड बाय सिविल कोर्ट. इनका डिसीजन फाइनल होगा. नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एनी डिसीजन और ऑर्डर वेदर इंटरिम और अदरवाइज गिवन और मेड बाय द ट्रिब्यूनल. कोई अपील नहीं होगी, इनका डिसीजन फाइनल होगा. अब आप वापस से उस पर चलो, तमिलनाडु वाले गांव के ऊपर. आप देखो कि अगर वो मामला, एक बात भी आई थी न्यूज़ के अंदर कि एक पर्सन थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो वो ज़मीन बेचने गए, तो उनको पता लगा कि ये तो वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर रखी है. अब जैसे ये हुआ तो आप जाओ ट्रिब्यूनल के पास. आप सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल के पास जाओ. ट्रिब्यूनल में मामला चलेगा और ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया कि आपकी नहीं है तो फाइनल. हाउएवर ये कोई बात बताता नहीं है कि इस एक्ट के अंदर एक चीज़ और थी. हाई कोर्ट में ऑन इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बोर्ड और एनी एग्रीड पर्सन कॉल फॉर एग्जामिन द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी डिस्प्यूट question or other matter which has been determined by the tribunal for the purpose of satisfying himself as the correctness and legality and propriety of such determination and may confirm, reverse, modify such determination and pass such other order as may think fit. तो मतलब हाई कोर्ट दूसरा ऑर्डर भी दे सकते हैं, बट जनरली स्पीकिंग नो अपील लाइज टू द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट सो मोटो अपने पास मंगा सकते हैं, बोर्ड जा सकता है, एग्रीड पार्टी जा सकती है, बट आपके पास जो सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला नहीं था. कई बार होता है, मैंने कई बार सुना ऐसा कि ट्रिब्यूनल की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत दूर है, तो आपको 700 किलोमीटर जाके ट्रिब्यूनल में चक्कर लगाना है. कि इंस्टेंटली आपको किसी दिन वन फाइन डे आप उठे और आपको पता लगा कि आपकी ज़मीन आपकी नहीं है, वक्फ बोर्ड की, तो आप ट्रिब्यूनल जाओ सीधा, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते. अब इसके अंदर क्या चेंजेस किए गए? कंपोजिशन एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल 2024 बिल. अब इसके अंदर जो तीसरा प्रोविज़न था, मुस्लिम लॉ के जानकार, उनको यहाँ से हटा दिया गया. वन पर्सन हु हैज़ बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज, वन पर्सन हु हैज़ बीन ऑफिसर इक्वेलेंट टू द जॉइंट सेक्रेटरी. अब यहाँ पे जो जितने भी वर्ड हैं वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी को इंट्रोड्यूस किया गया है. सच्चर कमेटी जो थी 2005 की, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी 2006 के अंदर, उनका भी रिकमेंडेशन था कि जितना हाई लेवल के ऑफिसर को रखोगे तो उतना अच्छा कंसल्टेशन हो पाएगा. और ये जो वर्ड है द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मैटर शैल बी फाइनल, ये हटा दिया गया. Any aggrieved person by the order of tribunal now may appeal to High Court within a period of 90 days from the date of receipt of the order of tribunal. अब ये रिलीफ एग्रीव्ड पार्टी को मिल गया कि 90 दिन के अंदर वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं. ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा, ये लाइन ही हटा दी गई है. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे थोड़ा. पेनल्टी फॉर एलिनिएशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी विदाउट सैंक्शन ऑफ बोर्ड. अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई ज़मीन आ गई, मैंने शुरुआत में बताया था इट कैन नॉट बी गिफ्टेड, इसे बेच नहीं सकते. अगर ऐसा हो गया, इलीगल पोजीशन है या एलिनिएट कर दिया है प्रॉपर्टी से वक्फ बोर्ड को, तो ऐसे में क्या हो सकता है? हु एवर एलिनिएट्स, परचेस और टेक पोजेशन ऑफ एनी मैनर either permanently or temporary, movable or immovable of work property without prior sanction of the board shall be punishable with rigorous punishment of term which may extend to 2 years. अब यहाँ पहले था rigorous punishment और rigorous imprisonment, और imprisonment में फ़र्क होता है. rigorous के अंदर आपकी जो conditions होती हैं वो ज़्यादा harsh होती हैं एक जनरल imprisonment के बजाय. तो इसे भी इस 2024 बिल के अंदर रिगरस हटा दिया गया, यहाँ केवल इम्प्रिजनमेंट रखा है. इसका भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स. पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्या पावर दी गई है? द बिल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ वक्फ, पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ वक्फ. अंडर द एक्ट, जो कि 1995 का एक्ट है, द स्टेट गवर्नमेंट मे गेट द अकाउंट्स ऑफ वक्फ ऑडिटेड एट एनी पॉइंट. बट यहाँ बिल में क्या गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है. अब
दे कैन गेट दिस ऑडिटेड बाय द CAG और डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ये हो सकता है। तो ये मोटे मोटे मेन चेंजेस 2024 बिल लेके आना चाहता है, जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी और बहस पार्लियामेंट में डिबेट हो रही है। अब पूरी बात सुनने के बाद अब हम चलते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स के। इसमें आर्ग्यूमेंट फॉर अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट होना चाहिए, इसको लेके गवर्नमेंट के या कुछ लोगों के आर्ग्यूमेंट्स क्या है। क्लास लेजिस्लेशन अगेंस्ट आर्टिकल 14 इन सेकुलरिज्म, इनका कहना ये है वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, ये सारी क्लास लेजिस्लेशन है, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, एक क्लास के लिए आपने बना दिया है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, जो कि अगेंस्ट आर्टिकल 14 है, बिकॉज आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। या तो ये सब के लिए होना चाहिए कि हिंदू जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल हो। सो दिस इज अगेंस्ट सेकुलरिज्म विच इज एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पावर्स ऑफ वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड के पास, जैसा कि आपने देखा 1995 के एक्ट में कि उनके पास ये पावर थी कि वो किसी भी ज़मीन को वक्फ की ज़मीन बता सकते हैं और उनका फैसला फाइनल होगा अनटिल एंड अनलेस ट्रिब्यूनल उसको मॉडिफाई ना कर दे। ये आर्गुमेंट है जिसकी वजह से ये बिल लाया गया। सच्चर कमेटी रिपोर्टेड रिकमेंडेशन ऑफ वक्फ रिफॉर्म। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ श्री किरण रिजिजू जी in the Lok Sabha said the Sachar committee and various other committees appointed by the Congress government at that time in their power, when they were in power, recommended for such reforms, और आप नहीं कर पाए तो हम कर रहे हैं, ऐसा कहना है। सच्चर कमेटी क्या थी? अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2005 में अपॉइंट की गई टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम्स, कि उनकी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, उनको उनके वेलफेयर के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए क्या करना चाहिए। उनकी रिपोर्ट अगर देखें तो उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन है चैप्टर 11 पैरा 1.4 पेज नंबर 229 के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन। इट सेड इट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू प्रोवाइड एटलीस्ट 2 वुमेन इन ईच सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ईच स्टेट वक्फ बोर्ड, बिसाइड प्रोवाइडिंग जेंडर इक्विटी दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द डायरेक्ट एक्सेस टू वेलफेयर मेजर फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस। ये उनका कहना था। चैप्टर 11 पैरा 4.1 पेज 230 मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, इट इज़ रिकमेंडेड दैट all the waqf are compulsorily brought under the scheme of financial audit. Then participation of community should be encouraged. Muslim waqf should be encouraged to utilize their assets for this endeavor. Better utilization of waqf property can be provided by partnership opportunities. तो इनका कहना, इसके अलावा भी बहुत सारी रिकमेंडेशन है, काफ़ी लंबी रिपोर्ट थी ये, 2006 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी, और इसका भी विरोध उस समय अपोजिशन पार्टी ने किया था कि पर्टिकुलर रिलीजन की सिचुएशन जानने के लिए आप कमेटी बना रहे हो, तो दिस इज़ ऑल्सो अगेंस्ट सेकुलरिज्म। अब सरकार कह रही है कि इस कमेटी जो कि आपने बनाई थी, इनकी रिकमेंडेशन को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या समस्या हो रही है? ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं फेवर में सच्चर कमेटी। अननेसेसरी लिटिगेशन इन द कोर्ट, हज़ारों लाखों मामले ट्रिब्यूनल्स के अंदर हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट तक इवन पहुंच चुके हैं कई। तो अननेसेसरी बर्डन ऑन द कोर्ट्स, इसे सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों ना ट्राई किया जाए, स्पेशली इसके लिए ट्राइब्यूनल क्यों है। इलीगल क्लेम और प्राइवेट लैंड्स, इनका कहना यह है कि इलीगल क्लेम हो रहा है, उनका एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल होना चाहिए। अगर ट्रिब्यूनल के अंदर किसी एग्री पार्टी को न्याय नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट जा सके, हाई कोर्ट में नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सके, तो जिससे जितने भी इलीगल क्लेम है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जितनी भी ज़मीनें हैं हाईवे के साथ में या रेलवेज़ के साथ में या कुछ जंगलों में पड़ी हैं उत्तराखंड में, तो ऐसी जगह जाके वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है कि ये प्रॉपर्टी किसी ज़माने में किसी ने वक्फ की हुई है, इसलिए हमारी है। फाइनलिटी ऑफ ट्राइब्यूनल डिसीजन, ट्राइब्यूनल डिसीजन की फाइनलिटी को लेके भी कुछ एप्रीहेंशंस हैं गवर्नमेंट के मन में भी, और बाकी कुछ सेक्शन हैं जो इसका विरोध करते हैं उसके मन में भी, कि 1995 के एक्ट के अंदर जो फाइनलिटी ऑफ ट्राइब्यूनल डिसीजन था कि ट्रिब्यूनल ने जो कह दिया वो फाइनल है, नो अपील शैल अप्लाई, तो ये सब बातें एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के अंदर ठीक नहीं है। मैनेजमेंट ऑफ वक्फ और वक्फ प्रॉपर्टी,
जिस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज किया जा रहा है उससे लगता है कि यहाँ कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है केवल, और यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन भी हो रहा है अंदर ही अंदर। अभी थोड़े दिनों पहले दिल्ली के अंदर प्राइम लोकेशन की करीब 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बहुत ही कम दामों में दिल्ली सरकार ने किसको, वक्फ बोर्ड को दे दी, ऐसी न्यूज़ थी। वक्फ बोर्ड के अंदर जो मतवलीज़ हैं वो अपने फ़ायदे के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, वो किस रेंट पे दे रहे हैं किसी को नहीं पता, कितना उनसे कमाई हो रही है, उस कमाई को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इसका ऑडिट ठीक ठाक नहीं हो रहा, मिस मैनेजमेंट हो रहा है वक्फ के अंदर, ये कहना है गवर्नमेंट का। एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पार्टी शुड अप्रोच सिविल कोर्ट इंस्टीड ऑफ ट्रिब्यूनल्स। जो भी एग्रीड पार्टी है वो ट्रिब्यूनल क्यों जाए, वो सिविल कोर्ट जाए। हालांकि ये प्रोविजन इंप्लीमेंट नहीं किया है, ट्रिब्यूनल को ही रखा गया है। रिलीजन स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल इज अगेंस्ट सेकुलरिज्म प्रिंसिपल, ये मैंने बताया आपको। बर्डन ऑफ प्रूफ शुड बी ऑन द वक्फ बोर्ड। अब इसके अंदर ये है कि वक्फ बोर्ड जो भी क्लेम करता है, हालांकि अब तो ये पावर ही हटा दी गई, वक्फ बोर्ड जो भी क्लेम करता है कि प्रॉपर्टी उसकी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी पार्टी के ऊपर क्यों हो। वही जा जाकर क्यों बताया कि ये प्रॉपर्टी मैं रह रहा हूँ, ये मेरे दादा की थी, ये पहले मेरे परदादा की थी, तब से हमारे पास आई है। वक्फ बोर्ड क्यों ना प्रूव करे कि ये प्रॉपर्टी के हमारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। अभी आप न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनेंगे जिसके अंदर कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के क्लेम के बाद वक्फ बोर्ड के पास गए और उनसे बोला कि सर आप बता दीजिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है कि प्रॉपर्टी आपकी है, तो उनके पास कुछ रीजनेबल बातें नहीं थी, फिर वो हाई कोर्ट से जाके अपना क्लेम जीत के आए। अमेंडमेंट शुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। इनका कहना यह है कि होल्डिंग डबल हो चुकी हैं 2009 के बाद से, एकदम से डबल हो गई प्रॉपर्टी। तो ऐसा क्यों हुआ, जितनी भी पहले की पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी चेक किया जाए, उनका एक डेटाबेस बने, एक कमेटी बने, एक बोर्ड बने, सारी फाइलें मंगाओ, चेक करो कि हो क्या रहा है, किस प्रॉपर्टी पे इलीगल एंक्रोचमेंट बोर्ड का है और किस प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो लीगली बोर्ड की है उनके ऊपर एंक्रोचमेंट हो रखा है। तो बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट सारा मामला हो। बट ये एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है। हिंदू मुस्लिम आर इक्वली एग्रीड बाय द इलीगल एक्ट ऑफ एनक्रोचमेंट। अब ऐसा नहीं कि केवल हिंदू की ज़मीन ही वक्फ बोर्ड के पास वैसे चली गई है, मुस्लिम लोग हैं जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी, उनके केसेस भी हैं ट्रिब्यूनल के अंदर कि उनका कहना है कि हमारी भी ज़मीन वक्फ बोर्ड ने ले ली है। ये है आर्गूमेंट फॉर अमेंडमेंट कि ये अमेंडमेंट क्यों होना चाहिए। अब हम देखते हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट क्यों नहीं होना चाहिए। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, इनका कहना है कि हमारा आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है। क्यों वायलेट हो रहा है कि हमारे ट्रिब्यूनल के हमारे जो वक्फ बोर्ड के अंदर, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर नॉन मुस्लिम को इंक्लूड क्यों किया जा रहा है। हिंदू श्राइन बोर्ड है या अमरनाथ बोर्ड है या जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनके जो बोर्ड हैं उनके अंदर नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है, उसके अलावा मुस्लिम क्यों नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो फिर आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। ऐसा अलाउ करो कि मुस्लिम भी उनके अंदर जाएंगे। पारसी का कोई बोर्ड होगा तो उसके अंदर सिख जा सकते हैं। उनका कहना ये भी है कि जो शिरोमणि अकाली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसके अंदर केवल सिख हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 हमारा जो राइट टू प्रैक्टिस है कि हम किस तरह से प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें हमारे रिलीजन के जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। दिस वर्ड वाज यूज्ड बाय मिस्टर असाउद्दीन ओवैसी इन द पार्लियामेंट की असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इनको वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 26 का मतलब ये है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन को ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज पर द लॉ। तो ये सारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इवन सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी वायलेशन हो रहा है। इनका कहना ये है इट इज़ अटैक ऑन द माइनॉरिटी राइट्स। इनका कहना ये है कि माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर अटैक हो रहा है। दिस गवर्नमेंट इज़ आफ्टर मुस्लिम। उनका कहना ये है कि मुस्लिम के राइट्स से रिलेटेड अमेंडमेंट इस समय क्यों लेके आया जा रहा है। इसके अलावा भी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं देश के अंदर। ये अभी ऐसी क्या बात हुई कि वक्फ बोर्ड को अमेंड करना पड़ रहा है। तो ये इनका जो टारगेट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर है कि माइनॉरिटी राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। ऑल स्टेक होल्डर्स वर नॉट कंसल्टेड। स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन के बिना ही ये बिल लाया गया, ये इनका कहना है। अगर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उनसे भी कंसल्ट किया होता तो इसके अंदर और ज़्यादा इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती थी विदाउट वायलेटिंग एनी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। ट्रांसफरिंग पावर टू डीएम,
सर्वे कमिश्नर से हटा के जो डीएम को पावर दी गई है, ये क्यों किया गया है? डीएम इज़ ऑलरेडी ओवरबर्डन, ऐसा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहते भी हैं कि डीएम के पास वैसे ही इतने सारे काम हैं। एक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि डीएम इज़ लाइक ए टोर्टोइज ऑन द बैक ऑफ विच ऑल द बर्डन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ लोडेड, कि मतलब एक ऐसा कछुआ है जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट का सारा काम रख रखा है। अब इनके पास ये और एक काम दे दो, डीएम शैल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्शियन एंड उर्दू डीड्स। अब ये जो डीड्स हैं बहुत पुरानी है, उर्दू और पर्शियन में पढ़ नहीं पाएंगे। 6 मंथ का जो टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन का बहुत कम है, इम्प्रैक्टिकल है, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे बहुत लाखों प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको रजिस्टर करना, बोर्ड्स को रजिस्टर करना, कम से कम 4-5 साल का टाइम चाहिए। अमेंडमेंट रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल्स शुड बी अप्लाई टू ऑल ट्रिब्यूनल्स। और जो फाइनलिटी को हटाया गया है, ये प्रोविज़न सभी ट्रिब्यूनल्स में आना चाहिए। देश के अंदर 70 से ज़्यादा ट्रिब्यूनल हैं, सारे ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ये सारी जो कंडीशन यहाँ लगाई गई है वो भी लगे। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन वक्फ बोर्ड, इसको अपोज किया है। अमेंडमेंट इज एन अटैक ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ ट्रेडिशन। इनका कहना है कि वक्फ के ट्रेडिशन को ही खत्म करना चाहती सरकार। सरकार चाहती है कि सारी प्रॉपर्टीज़ को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बता के कलेक्टर साइन कर दे, अप्रूव कर दे, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दे और ये प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट की हो जाए। जैसा कि आपने अभी देखा पीछे के एक सेक्शन के अंदर कि गवर्नमेंट की अगर कोई प्रॉपर्टी आज से पहले या आज के बाद वक्फ कर दी गई है तो वो नहीं मानी जाएगी। द बिल प्रपोज फॉर पॉलिटिकल गेन इन एंश्योरिंग असेंबली इलेक्शन, हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं तो उनमें फ़ायदे के लिए बिल लाया गया है। दिस विल बी एन प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर माइनॉरिटीज़। और अगर ऐसा हुआ तो अगला नंबर है बाकी और माइनॉरिटीज़ का, जिनके राइट्स भी वायलेट किए जाएंगे। सो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दैट दिस प्रोपोज्ड बिल शुड बी रिवोक्ड। इसी के साथ और क्या बिजनेस कैरी आउट हुए वक्फ प्रॉपर्टी को लेके? इंट्रोडक्शन ऑफ बिल टू रिपील मुसलमान वक्फ एक्ट 1923, जो शुरुआत में मैंने बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने के लिए लेके आई थी, तो वो अभी काम नहीं है, ऑपरेशन नहीं, तो इसको हटाने के लिए ये लाया गया। विड्रॉवल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट बिल 2014 में एक बिल आया था, उसको भी विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे बात की गई। वक्फ प्रॉपर्टी, इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है तो उसको हटाने के लिए भी एक एक्ट बनाना चाह रही थी पार्लियामेंट, बट वो अभी भी बिल ही है, उसको हटाया गया। इसके बाद बिल रेफर टू जेपीसी ऑफ 21 मेंबर्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और ये बहुत रेयर है कि किसी बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। अब इससे क्या होगा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये किसी को भी समन कर सकती है, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी पर्सन को, उनसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मंगा सकती है, वाइड कंसल्टेशन होगा इसके ऊपर। अब उसके बाद ये प्रोविज़न सरकार वापस से पार्लियामेंट के अंदर लेके आएगी और फिर ये बिल बन सकता है। ठीक है, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि जो आर्टिकल 14, 25, 26 सेकुलरिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को लेके भी डिबेट पार्लियामेंट के अंदर हुई। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना कि जैसे ही आप रिलीजियस मैटर्स के ऊपर या सेकुलरिज्म के ऊपर रिलेटेड कुछ भी आता है तो इसे ज़रूर इंक्लूड करें। इसके पॉजिटिव नेगेटिव आपने देख लिए, आर्गूमेंट फॉर अगेंस्ट देख लिए, तो ये सारा डिस्कशन हुआ है हमारा वक्फ बिल के ऊपर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में किसी एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।